तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके पर। तो आज हम सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्लास 10th के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ उसी के कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। तो ये सब है जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि 15 मिनट आपको इसको रीड करने के लिए दिया जाएगा। तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो ये हमारा पैसेज है कि यहाँ आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मैं सीधा सीधा अनुवाद कर दूंगा। जैसे मेनली हमें इस पर ध्यान देना है कि ना हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बल्कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये भी समझना होगा। तो इसके लिए मैंने इसका ट्रांसलेशन अपने नोटबुक में किया हुआ है, जो कि आप ये देख सकते हैं, जिसका आपको मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा पहला सवाल कि एंड पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते कि एन ओल्ड मैन वॉज डिसस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. Thus they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. इसका मतलब है कि एक बूढ़ा आदमी अब चिंता में होता है कि उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक दिन वो उन्हें बुलाता है और उन्हें एक डंडियों का छोटे छोटे डंडियों का बंडल यानी गुच्छा देता है और बोलता है कि उन्हें एक साथ तोड़ने के प्रयास करें। लेकिन वो उनमें से दोनों कोई भी उसे उस लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाते और वो दोनों हार जाते हैं। फिर उसके पिता ने, उस बूढ़े आदमी ने उन्हें एक एक करके वो स्टिक देना शुरू किया और वो उन सारे स्टिक्स को तोड़ दिए। तब बूढ़े आदमी जो होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि अगर आप में एकता है तो आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर आप में अनेकता है तो आप बहुत कमज़ोर हैं और कोई भी आपको आसानी से हरा सकता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिसस्ट्रेस बिकॉज, वह बूढ़ा आदमी जो था वह चिंता में क्यों था? क्योंकि उसके बच्चे कभी कभी उससे झगड़ा करते थे, उसके बच्चे अपने दोस्तों से झगड़ा करते थे, उसके बच्चे आपस में झगड़ा करते थे, या उसके बच्चे झगड़ा ही नहीं करते थे। तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर बोला था कि उसके बच्चे आपस में झगड़ा करते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एन ओल्ड मैन वॉज डिसस्ट्रेस, इसका मतलब क्या होता है? यानी डिसस्ट्रेस का मतलब सैड हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक? वीक का अपोजिट क्या होता है? जो कि स्ट्रॉन्ग है, और पैसेज में भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग टिक लगा देंगे और ये अगला क्वेश्चन पेपर, मतलब अगला क्वेश्चन, हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच देयर। तो यहाँ पे हमें टेंस का अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच देयर, यानी कोई भी कार्य हुआ है वो उस पहले में हुआ है, तो यहाँ विल बी गोइंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, और गोज भी नहीं होगा। हैड गॉन और वेंट, इसी में आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, तो मैं बता दूंगा। कई लोग वेंट पे टिक लगाएंगे, कई लोग हैड गॉन पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ वेंट ना होके यहाँ पे हैड गॉन लगेगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। तो अगर आपको और कुछ भी नहीं चाहिए तो आप क्या हैं? आप संतुष्ट हैं, और संतुष्ट का मतलब होगा सेटिस्फाइड। यहाँ पे सेटिस्फाइंग पे भी नहीं करना है, सेटिस्फैक्ट्री पे भी नहीं करना है, सेटिस्फाइड पे करना है।
अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर। ये मेनली होता है, इसमें हम लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो आप इस पे ना ध्यान दे के सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान दें और कौन बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सी हैज़ फ्रॉम देम अ मनी ऑफ लॉट बोरोड, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हैज़ सी देम फ्रॉम ए ऑफ मनी लॉट बोरोड, तो ये भी नहीं होगा। borrowed has सी ए मनी लॉट ऑफ देम फ्रॉम, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन है सी हैज़ borrowed अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये हमें बोलने में भी अच्छा लग रहा है और आप इस पे अपना टेंस जो भी होता है, ग्रामर लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो यही ऑप्शन सही होगा। और अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी इनमें से कौन सा है जो गलत है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, जो पहला ही हम गलत लग रहा है क्योंकि इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग होती है IMPORTANT, यहाँ ई के जगह ए होगा। फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, इनटू, इन सब का प्रयोग करना है। फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 बॉयज, यहाँ ना इन होगा ना इन टू, क्योंकि ये दोनों इस पर सूटेबल नहीं है। और बिटवीन और अमोंग में आप लोग को गलती हो सकता है, तो बिटवीन वहाँ लगेगा जहाँ पे जैसे अमोंग मतलब वो जहाँ 2 आदमी हो, या फिर यहाँ जहाँ परफेक्टली मतलब 2 आदमी हो, या वहाँ कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ चीज़ हो। लेकिन अमोंग होगा जहाँ पे ज़्यादा आदमी हो या फिक्स ना हो, जैसे फ्रूट्स फिक्स नहीं होते हैं और यहाँ ज़्यादा आदमी है, 2 से ज़्यादा आदमी है, तो यहाँ पे अमोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलो। ये आपका लिटरेचर से आ जाएगा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ये आपके लिटरेचर में एक चैप्टर भी होगा जिसमें ये लेंचो होता है, उसी का है, तो आप देख भी सकते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, these truly did resembled new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो इसका हिंदी में अनुवाद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहानी पढ़ा है तो आप इनका आसानी से जवाब दे सकते हैं। Along with the rain dash began to fall, ये आसान सा सवाल है। Along with the rain very large hailstones began to fall, तो यहाँ hailstones हो जाएगा। अब थोड़ा द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, तो यहाँ पे कॉर्नफील्ड के बारे में ऊपर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से सारे लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ के आने होंगे। तो आपका चैप्टर में दिया होगा कॉर्नफील्ड बिलोंग टू लेंचो। आप अपना करेक्शन कर सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती हो इस वीडियो में। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, ये क्वेश्चन, ये सब में कुछ पैसेज नहीं दिया है, तो इसका आपको कहानी पढ़ के आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सेम यही सब आए तो सिर्फ यही चैप्टर पढ़े, आप दूसरा चैप्टर जरूर सारे चैप्टर्स पढ़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2023 का क्वेश्चन पेपर है और आपको 2024 का भी देना है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। नेल्सन मंडेला पहली काली औरत बने थे साउथ अफ्रीका का, वो भी किस चीज़ में? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा उच्च पद नहीं है, और कहानी में प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और प्रेसिडेंट हो सकता है, तो कहानी में प्रेसिडेंट दिया हुआ है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा अगर आप लोग का गलत है तो। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी होगा। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कावेरी होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं गंगा होगा। तो इसमें से मैं बता दूं कि अधिकतर लोग गंगा करते हैं, तो उनका गलत हो जाता है। चैप्टर में मेनली कावेरी और गंगा दोनों नदियां हैं, इसलिए आप कावेरी पे ही टिक लगाइएगा। द बस फेयर फ्रॉम वैलीज विलेज टू द टाउन वॉज 30 पैसा वन वे, यानी एक बार जाने का 30 पैसा लगता था। फिर some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire.
अब इसके स्पीकर कौन है? तो इसके स्पीकर हैं पोएट, जो हमारे पोएट हैं वही इसके स्पीकर हैं। इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, यानी जो इस पोएम को लिखे हैं उनके हिसाब से जो हमारी दुनिया है वो किस में ख़त्म होगी? आइस में, फायर में, आइस और फायर दोनों में, या आइस और फायर दोनों में से किसी में भी नहीं। तो यहाँ आप ऊपर पढ़ सकते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि यह दुनिया आग में ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ़ में। लेकिन मैंने किस चीज़ से यह जाना है कि किस्मत क्या है? मैं उनके साथ हूँ जो लोग को फायर अच्छी लगता है, यानी उनके ओपिनियन से फायर होगा, तो यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरी सिंह को डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज हरी सिंह को खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन उसने कहा कि वो खाना बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मतलब काम और खाना दोनों की ज़रूरत थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, ये कुत्ते के ट्रीटमेंट यानी इलाज के दौरान डॉक्टर ने डॉग का इलाज किया, डॉग को काफ़ी कुछ खाने को दिया और डॉग पे आई कीप एन आई, यानी डॉग पे नज़र रखा, उसको कोई फूड नहीं दिया, उसको बहुत पानी दिया, पेनल्टी ऑफ वाटर यानी बहुत ज़्यादा पानी दिया, या फिर गिव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, यानी बहुत खाना दिया और पानी नहीं दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटाइटल्ड, एब्राइट्स मतलब एब्राइट की जो माँ होती है उन्होंने एब्राइट को एक बुक गिफ्ट किया जिसका नाम होता है द ट्रेवल्स ऑफ विसेरे बटरफ्लाई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, द हैबिटेट ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, द हैबिटेट ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Matilda borrowed a necklace of real diamond but returned a necklace of artificial diamond. Matilda borrowed a necklace of real diamond and returned a necklace of real diamond. Matilda borrowed a necklace of artificial diamond and returned a necklace of artificial diamond. तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि माटिल्डा ने असली हीरो का हार लिया लेकिन उसने नकली हीरो का हार दिया, या असली का लिया असली का दिया, नकली का लिया और नकली का दिया, और ऑप्शन डी है कि नकली का लिया और असली का दिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। माटिल्डा ने एक आर्टिफिशियल डायमंड यानी नकली हीरो का हार लिया और असली हीरो का हार दे दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे OMR का, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, तो उसमें से 2 सन एंड 5 डॉटर, 5 सन एंड 2 डॉटर, 3 सन एंड 4 डॉटर और 4 सन एंड 3 डॉटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सन एंड 2 डॉटर। उसके 5 बेटे और 2 बेटियां थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट बी रीडिंग पर। तो इसका मैं आपको अनुवाद कर देता हूँ। वी समटाइम थिंक, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं यही है। हाँ, ये इस पैसेज का अनुवाद जो मैंने लिखा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई काम ना होता तो कितना अच्छा होता। हम उन अमीर लोगों से कैसे ईर्ष्या करते हैं जिन्हें अपनी जीविका के लिए काम नहीं करना पड़ता, लेकिन वे कर सकते हैं पूरे वर्ष वही करें जो वे चाहते हैं, फिर भी जब हमें यह महसूस होता है कि हमने गलती की है। कभी कभी वे कुछ ना करने के कारण थक जाते हैं। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि जब हमारे पास करने के लिए नियमित काम होता है तो हम खुश होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो काम हमारे लिए करता है वह है हमें खुशी देना। कार्य हमें आत्मसम्मान देता है। आलसी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, दूसरों के काम पर जीवन व्यतीत करता है, लेकिन ईमानदार काम करता जो उपयोगी परिश्रम से अपनी आजीविका कमाता है
वह अपना सिर ऊंचा कर सकता है और अपना सम्मान कर सकता है। अंततः नियमित काम हमें चरित्र निर्माण में मदद करता है। यह हमें समय के पाबंदी, सावधानी और कार्य में निष्ठा जैसी अच्छी आदतें सिखाता है। हमें नियमित काम करने वाले व्यक्ति का ही सर्वोत्तम चरित्र विकसित होता है, ना कि आलसी व्यक्ति का। ये था हमारा पैसेज। अब हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है, एक सेकेंड, सबसे पहला सवाल है वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, यानी कभी कभी हम लोग को अमीर लोगों से ईर्ष्या क्यों होती है। तो इसका जवाब है, आप यहाँ देख सकते हैं, We sometimes think that it would be very nice to have no work to do. How do we envy rich people who have not to work for their living but can do just what they please all the year around? हमारा दूसरा सवाल है, What is the first thing that work gives us? ऐसा कौन सा चीज़ है, पहला चीज़ जो कार्य हमें देता है। तो the first thing work does for us is to give us happiness, हमें खुशी देने का काम करता है। क्वेश्चन 3 है, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, यानी सबसे सर्वोत्तम चरित्र को कौन विकसित करता है। तो इट इज़ द मैन हु वर्क्स, यानी वह आदमी जो काम करता है वही सर्वोत्तम चरित्र को विकसित करता है। अब आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, गिव ओनली वन वर्ड, यानी वह आदमी जो काम करता है उसका विलोम क्या होगा, सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। तो इसका विलोम हो जाएगा आइडलर, यानी आलसी व्यक्ति। अब हम लोग राइटिंग पे आते हैं। राइटिंग में सबसे पहला सवाल है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम / her to attend your elder sister's marriage, or write an application to the principal of your college that the college library is lacking its function। तो मैं इसे समझाता हूँ। आपको अपने दोस्त को, या वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है आपके बड़ी बहन के शादी में। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने प्रिंसिपल को कि आपके लाइब्रेरी के जो फंक्शन है, जो आपका लाइब्रेरी आपको सुविधा मतलब प्रदान करता है, उन सब सुविधाओं में कोई कमी है। तो मैं कहूँगा जैसे आप दोनों टाइप के, अगर आपको कोई लेटर आया तो आप लेटर भी कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप लेटर ही के लिए करें, क्योंकि लेटर में आप अपने खुद की भावनाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको जो मतलब रियल बातें होंगी वही आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर आप अपने दोस्त को बुलाना है तो अपने रियल भावनाएं लिख दे, सर इस पे मतलब मेनली सर इसी पे आपको नंबर देंगे। और हम आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं आपको लेटर का। वैसे ये नहीं है कि यही सेम आएगा, लेकिन हाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सेकंड, हाँ 1 मिनट हो गया। देखिए डियर राजू, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आप कहाँ से लेटर भेज रहे हैं। सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे आप जहाँ से लेटर भेज रहे हैं, तो मानिए आप भेज रहे हैं तो जगह का नाम जैसे आप लिख सकते हैं लखनऊ। अगर आप लखनऊ से भेज रहे हैं तो लखनऊ लिख सकते हैं, और आप डेट लिख सकते हैं। तो आज का डेट है जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज का डेट है 01/03/24। जिस दिन भी आप ये लेटर लिखेंगे उस दिन का डेट लिख दीजिएगा, वहाँ का जगह जहाँ से आप ये लेटर लिख रहे हैं, और लेटर पे बढ़ते हैं। तो डियर राजू, आपका जो भी फ्रेंड है उसका नाम लिख दीजिएगा। मैंने राजू लिखा है। द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 5/5/2024। ये है सबसे पहला लाइन, आप यही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मेरे बड़ी बहन का शादी 5 मई 2024 को होने वाला है, और आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। और आप जैसे मैंने ये छोटा सा ही पैसेज लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें 3-4 लाइन आपको जो भी ऐड करना होगा आप वो ऐड कर लीजिएगा। और लास्ट में आप ये लिखिएगा प्लीज़ डू कम। प्लीज़ डू कम लिखने का मतलब है कि कृपया करके प्लीज़ आप आइएगा। यहाँ डू कम का मतलब ये है पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को
बता दीजिएगा कि मतलब मेरा नमस्कार कीजिएगा। योर लविंग फ्रेंड, यहाँ आप राहुल और अभिषेक, अभिनव, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, मतलब आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप अपने ग्रामर बुक में देख लीजिएगा एप्लीकेशन। ये अगला क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यानी मानिए आपके जैसे सेम यही तो नहीं आएगा, पर मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। मानिए आपके कॉलेज या स्कूल में कोई साइंस एक्सिबिशन हुआ, यानी मतलब कुछ लोग आए हों और आपको कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाना हो कुछ दोस्तों के साथ और उसे प्रेजेंट करना हो, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है। लेकिन उसमें आपका ये सब होना चाहिए ज़रूरी, कि उसमें आपका डेट होना चाहिए कि किस दिन हुआ, इनॉग्रेशन की शुरुआत कैसे हुआ, फिर मेहमान लोग आए गए, मतलब ये सब बताना है। मॉडल एग्जिबिटेड, कि आप अलग अलग ग्रुप्स जो थे उसके में मॉडल को देखा गया तो उसका कैसा रिएक्शन रहा, मतलब क्या रहा। फिर गैदरिंग, कि कितने लोग आए, कितने बड़े बड़े लोग आए, सीएम डीएम से लेकर जो भी। ओवरऑल इम्प्रेशन, तो टीचर्स पे या जो गेस्ट थे उन पे आपका इम्प्रेशन कैसा बना, और एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। तो ऐसे ही आप करके अपना अपने शब्दों में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगले सवाल पे है कि टेकिंग क्लूज गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल ऑन यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे और भी है, तो और पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे और देख सकते हैं। तो इस ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ टाइप है ये। आपने अगर पढ़ा है डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ वाला चैप्टर तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। आपको ये जो बीच वाला दिख रहा है मोबाइल फ़ोन में ये सब फीचर होते हैं: फ़ोन कॉन्टैक्ट, गूगल सर्च, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, साइबर क्राइम्स और हार्मफुल इंडल्जेंस। तो आपको हर एक टॉपिक पे ये बताना है उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, मतलब उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल भी आपको बताना है। जैसे मोबाइल फ़ोन में फ़ोन कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी का नंबर कि मतलब बाय चांस किसी को आप कॉल करने के लिए देते हैं, तो वो आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में से कुछ छेड़छाड़ करके मिसयूज़ उसका कर सकता है। और अगर उसका रियल यूज़ है तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ये सब। फिर गूगल सर्च का है कि आपको कोई भी सवाल, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है या डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन से, मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप गूगल पे अपना सर्च कर सकते हैं। उसका मिसयूज है कि गूगल पे मतलब अनेकों प्रकार के मिसयूज़ होते हैं, आप वैसे बना के लिख दीजिएगा। और एंटरटेनमेंट में भी ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी आपका बोरिंग हो जाए तो एंटरटेनमेंट थोड़ा लेना भी चाहिए। और शॉपिंग है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे फ्रॉड भी होते हैं, मतलब जो मिसयूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का। फिर साइबर क्राइम, मोबाइल से रिलेटेड साइबर क्राइम, यानी आपको कोई भी फ़ोन आ सकता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट जाएगा अपने अकाउंट का, ये सब तो ज़रूरी साइबर क्राइम, यानी यही सब जैसे हैकिंग, लीथल हैकिंग, इसी सब से रिलेटेड चीज़ आता है। यूज़ और मिसयूज़ बताइएगा, और हार्मफुल इंटेलिजेंस यानी उससे क्या क्या नुकसान है ये सब भी बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रामर पे आते हैं। रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी, यानी मोहन सीमा से कहता है मेरी मदद करो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कहीं कहीं पे यहाँ पे गलती करते हैं कि मोहन सेड टू सीमा के, तो मोहन टोल्ड सीमा डैट हेल्प प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ ऐसे नहीं होगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इसका जवाब दे देंगे। यहाँ होगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। यहाँ पे मी के जगह हिम हो जाएगा, क्योंकि मोहन को कह रहे हैं, ना कि खुद को। अब आगे है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये भी लिखा है, एक सेकेंड सॉरी, आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, थोड़ा इसको पॉज काट दीजिएगा इस सीन यहाँ तक। अब आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रोट बाय मी। यहाँ बीइंग रोट हो जाएगा, RWROTE, स्पेलिंग याद रखिएगा। अब फिर है यहाँ पंक्चुएट,
तो पंक्चुएशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ एस है तो यहाँ एस कैपिटल होगा। किसी भी लाइन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ना कि स्मॉल। फिर आगे एस, सी सेड टू मी हैव यू, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। यहाँ देखिए, बोलने में अगर कभी भी आपको विराम मतलब आ रहा है जुबान पे, यानी वहाँ पे कॉमा लगेगा। अगर विराम नहीं आ रहा है तो कॉमा नहीं लगेगा। या फिर आपको बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे सी सेड टू मी हैव यू, तो यहाँ पे आपका विराम लग जाएगा। हैव यू एवर बीन टू गोवा। अब गोवा एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर, तो जी के जगह कैपिटल जी लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या तुम कभी भी गोवा गए हो, तो यहाँ फुल स्टॉप ना करके आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। आगे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं कि मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, और फिर ए लेटर इज बीइंग रोट बाय मी, शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। आगे मैं इसका ट्रांसलेशन आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप उससे मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। मॉनसून सीजन इज़ द बेस्ट सीजन अमंग ऑल ऑफ द अदर सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी, यहाँ सॉरी एक गलती हो गई, ग्रीनरी इज़ विजिबल ऑल अराउंड। फिर कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। द रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, और वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। रेन एंड फॉरेस्ट बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। अब मैं आपको यहाँ का लास्ट पार्ट जो है लिटरेचर हम लोग का, ये बताऊँगा। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, मैं मेनली बस ये बताऊँगा कि आपका जो होता है, सबसे पहले आपका आ जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। तो इसका वो सॉल्व करवाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सेम यही क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले हैं, लेकिन मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ। हु वॉज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी। वेयर डिड सी राइट अ डायरी, वह एक डायरी कहाँ लिखती थी। फिर या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर, कॉर्ग किसके लिए फेमस है। बाय व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर और द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो का ये क्या बोलते हैं, लेंचो का सोच कैसा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के सामने। और व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मैंडेला, आज़ादी का असली मतलब क्या था मैंडेला के सोच से। और आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, 60 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। व्हाट वाज किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, किसा गौतमी को मृत्यु के बारे में क्या पता चला। और हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, यानी बस कंडक्टर जो होता है उसे वैली वल्ली जो होता है वल्ली कब मिलता है। हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इज़ द एशियन लॉयन और सम अदर बीस्ट, आप कैसे जानेंगे कि जंगल में एशियन लॉयन है या कोई और जानवर। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आप कोई भी पोएम के 4 लाइन लिख सकते हैं। और डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का कोई भी आपको लिखना नहीं है, नहीं तो मार्क्स इस पर नहीं मिलेगा। और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ये जो है इनमें से आप में काफ़ी सारे पोएम होंगे जिनमें आपका अगर अलग अलग बुक्स होते हैं तो हर बुक में होता ही है, आपके पोएम के शुरू में सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा जो आप याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और उनमें से किसी मतलब 2 या 3, मैं कहूँगा आपको 3 पोएम, शुरू के 3 पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया याद कर लेना चाहिए, जो एग्ज़ाम में गारंटीड उन तीनों में से कोई एक आएगा ही। तो ये 3 गो है, या फिर अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से याद करिएगा, तो वो गारंटीड आता है। तो ये तीनों है, इन तीनों में से आपको जो याद मतलब सेम यही तो आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप याद कर लीजिएगा विद्या क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये आपको मतलब ये आपका 2 पार्ट होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है और एक होता है प्रोज। हाँ, एक प्रोज होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, तो अलग अलग पार्ट थे, ये दूसरा था, ये दूसरा है।
तो इनमें से आपको देना है। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी? व्हेन डिड द तहसीलदार साहेब कम टू भोलीज विलेज? तहसीलदार साहब कब भोली के गांव आते हैं और डॉक्टर ने ट्रिकी को कौन सा इलाज दिया? फिर लास्ट है 60 वर्ड में आपको देना है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन? भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया उसके प्रारंभिक शिक्षा के लिए? व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल? क्या होता अगर माटिल्डा अपना हीरो का हार मिनिस्टर के बॉल में नहीं खोती?